बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। आज का यह टॉपिक बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब से प्रधान शिक्षक का रिजल्ट जारी हुआ है, तमाम शिक्षकों के मन में एक ही बात है कि सर, प्रधान शिक्षक के पद पे ज्वाइन करना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। और खास करके नियोजित शिक्षक, जो पहले वाले पुराने वाले नियोजित शिक्षक हैं जिनका रिजल्ट हुआ है प्रधान शिक्षक में, उनके मन में कुछ ज़्यादा दुविधाएं हैं। क्योंकि एक तो उनका पेमेंट कम हो रहा है, प्लस बहुत सारी नई जिम्मेदारियां आ जाएंगी। तो क्या उनके लिए प्रधान शिक्षक के पद पर ज्वाइन करना ठीक रहेगा या फिर नहीं? आज के इस वीडियो में इसी पे चर्चा करेंगे। और मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो उसकी चर्चा करके एक अपना व्यू देना, ओपिनियन देना कि आपको प्रधान शिक्षक के पद पर ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रोज हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉफिट्स, तो उसको समझ लेते हैं। प्रधान शिक्षक बनने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो वेतन संरचना की बात हो रही है, तो वेतन संरचना अभी वर्तमान समय में देखा जा रहा है तो 30,500 रुपये बेसिक पे है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ग्रेड पे क्या है, ग्रेड पे कहाँ गया, ग्रेड पे क्यों नहीं जुट रहा है। तो एक बात आप समझ लीजिए कि जैसे ही 7वां वेतन आयोग आया तो ग्रेड पे वाला सिस्टम ही खत्म हो गया। अब आपका लेवल और इंडेक्स वाला सिस्टम चल रहा है। तो इसमें एक बेसिक पे दिया जाता है और फिर उस बेसिक पे सारा इंक्रीमेंट जुटता है। जैसे कि आपका डीए जुटेगा, एचआर जुटेगा, मेडिकल जुटेगा, ठीक है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो टीए जुटता है, डीए और टीए जुटता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा पेमेंट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। पेमेंट स्ट्रक्चर को लेकर के आपको ये समझना है कि ग्रेड पे लेवल वाला सिस्टम खत्म हो चुका है, इसीलिए ग्रेड पे की बात नहीं की जाती है, केवल बेसिक पे की बात की जाती है और उसी के आधार पर आपका वेतन तय किया जाता है। तो वेतन संरचना जो भी है वर्तमान समय में, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि राज्य सरकार ने, शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि वर्तमान समय में प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के पद पर जो नियुक्त हो रहे शिक्षक हैं, उनके मूल वेतन में बढ़ोतरी की कोई योजना नहीं है। लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि अभी वर्तमान समय में वेतनमान में बढ़ोतरी की संभावना नहीं है, लेकिन आने वाले समय में साल 2 साल के बाद आपको निश्चित रूप से इसमें सरप्लस देखने को मिलेगा, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और जब आपका 8वां वेतन आयोग आएगा तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और एनपीएस या यूपीएस, आने वाले टाइम पे यूपीएस आ जाएगा तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा ही। तो इस तरह से वेतन संरचना बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, लेकिन हाँ, जो पुराने नियमित शिक्षकों के जैसा वेतन संरचना बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं, वो सरकार देने नहीं जा रही है। तो इससे रिलेटेड एक कॉन्स यहाँ पर ये है। लेकिन आप जो बीपीएससी से बहाल हो रहे शिक्षक हैं, 1 to 5 में जो शिक्षक आ रहे हैं, उनसे ज़्यादा बेटर पे स्केल यहाँ पर दिया गया है। तो जो नए नवनियुक्त शिक्षक हैं, 2022 वाले शिक्षक हैं, वो अगर बीपीएससी में चयनित हुए, प्रधान शिक्षक में चयनित हुए हैं, तो निश्चित रूप से उनके लिए बेनिफिट ये हो जाएगा कि उनका पेमेंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। साथ ही जो 2012-14 वाले शिक्षक हैं, उनके पेमेंट में भी बढ़ोतरी हो रही है। बस 2003 से लेकर के 2007 तक के जो बहाल शिक्षक हैं, उनके पेमेंट में कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि उनका जो बेसिक पे है वो अभी इंक्रीमेंट होते होते कहीं ज़्यादा पहुंच गया है, तो उनको थोड़ा सा माइनस पॉइंट दिख रहा है और वही लोग थोड़ी सी दुविधा में हैं। बाकी वेतन को देखा जाए तो 2012-14 से लेकर के वर्तमान समय तक 2022 तक के जो भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं, उन सभी के लिए जो है पेमेंट बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। दूसरा जो पद की बात करते हैं, वेतन संरचना के बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है पद। तो पद जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रधान शिक्षक है, यानी कि प्राथमिक विद्यालय का प्रधान शिक्षक के रूप में, तो आपके अधीन 3-4 शिक्षक काम करेंगे, आप उनके हेड होंगे, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होंगी। तो आपका जो पद है वो कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण पद है। एक शिक्षक के बनिष्पत देखा जाए तो आपका पद ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो निश्चित रूप से पद की तुलना में आप जो प्राइमरी के शिक्षक होंगे उनसे बेहतर होंगे। नेक्स्ट है, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का लाभ आपको मिलने वाला है। जैसे ही आप प्रधान शिक्षक के रूप में ज्वाइन करेंगे, आने वाले टाइम पे
विभिन्न तरह के कार्यक्रम को चलाया जाता है। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए बहुत तरह के कार्यक्रम आते हैं, तो उनका प्रशिक्षण मिलता है और प्रशिक्षण के बाद आपके अनुभव में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होती है, अनुभव में विस्तार होता है और इसका बेनिफिट आपको आने वाले कैरियर में ज़रूर मिलेगा। पुराने वाले शिक्षकों को कम बेनिफिट होगा क्योंकि उनकी आयु अब बहुत कम बची हुई है जॉब की, तो उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन आज जो नए शिक्षक ज्वाइन करने वाले हैं उनको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं एक्सपर्ट से बहुत सारे नई नई चीज़ों को सीखते हैं, तो आपके एक्सपीरियंस में वहाँ पे बढ़ोतरी होती है। तो ये प्रोस से अब कुछ चुनौतियों के बारे में बात करेंगे कि जब आप प्रधान शिक्षक के तौर पे कार्य करेंगे तो आपको कौन कौन सी चुनौतियों को फेस करना पड़ेगा, और जब आप इन चुनौतियों को समझेंगे आप देखेंगे कि मैं इन चुनौतियों को हल करने में सक्षम हूँ या फिर नहीं हूँ, तो आप अपने विवेक के अनुसार यह निर्णय लीजिएगा। ठीक है, ये किसी दूसरे के बोलने पे आपको निर्णय नहीं लेना है, आपको खुद से निर्णय लेना है, स्वविवेक से निर्णय लेना है। तो चुनौतियों में सबसे पहला है कार्यप्रणाली। अब कार्यप्रणाली में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपका खुद का व्यवहार क्या है, आप किस प्रकार से दूसरों के साथ बिहेव करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बातें आती हैं, कुछ बारीक चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार से आपको लोगों को हैंडल करना आना चाहिए। आपके अंडर 4-5 टीचर काम कर रहे हैं, कुछ शिक्षक आपसे ज़्यादा पुराने होंगे हो सकता है, तो उनके अनुभव का लाभ आपको लेना है, किस तरह से उनके साथ समन्वय करना है। कुछ नए शिक्षक आने वाले टाइम पे आएंगे, जैसा कि बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट हो गया है, आने वाले टाइम पे बीपीएससी टीआरई 4 का रिजल्ट आएगा, तो नए शिक्षक आएंगे, उनके साथ किस तरह से आपको समन्वय स्थापित करना है, उनके साथ कैसा आपका संबंध रहेगा, तो रिलेशन आपको किस तरह से बना करके रखना है, किस तरह से आपको काम लेने की कला आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको अपना समय ध्यान में रखना होगा कि आप किसको कितना समय दे रहे हैं, किसको समय कितना समय देना चाहिए, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो ये कार्य प्रणाली में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और इसके तहत एक प्रधान शिक्षक के तौर पर आपको अकादमिक के साथ साथ प्रशासनिक कार्य भी देखने होते हैं। बहुत तरह के प्रशासनिक कार्यों में आपको जाना होता है। विद्यालय के आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए धनराशि आती है, उसका किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से वाउचर बनाना है, किस तरह से रोकड़ पंजी का निर्धारण करना है। अलग अलग तरह के रोकड़ पंजी होते हैं, उनका निर्धारण किस प्रकार से करना है ना। फिर है विद्यालय के शिक्षकों के साथ समन्वय। मैं सारी बातों को एक साथ बताते जा रहा हूँ। यहाँ पे मध्याह्न भोजन का संचालन एक बहुत बड़ा एक आपके लिए मुद्दा हो सकता है। अगर आप किसी नए स्थान पे चले जाते हैं, घर से दूर आप जा रहे हैं, अगर मान लीजिए कि आपकी नियुक्ति घर से दूर हो जाती है और वहाँ पे आपको मध्याह्न संचालन में बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वेंडर नए नए बनाने पड़ेंगे। हो सकता है पुराने वाले शिक्षकों ने जिन वेंडर को नियुक्त किया हुआ है उनके साथ आपका रिलेशन कैसा रहेगा, नहीं रहेगा। फिर आपको नए वेंडर चेंज करने होंगे, अगर उनके साथ रिलेशन आपका ठीक से नहीं बैठता है तो फिर आपको नए वेंडर चेंज करने होंगे। बहुत तरह की नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और मध्याह्न भोजन में जैसा कि आप जानते हैं कि हर शुक्रवार को फल या फिर अंडा ला करके देना होता है, वो आप कैसे व्यवस्था करेंगे, सारी चीज़ें मायने रखती हैं। इसके बाद समुदाय के साथ समन्वय। समुदाय में आपका सबसे पहले तो आपका विद्यालय शिक्षा समिति आ जाती है। तो विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों के साथ किस प्रकार का समन्वय आपका रहता है। फिर वहाँ के जो वार्ड कमिश्नर होंगे, वार्ड पार्षद होंगे, मुखिया वगैरह आएंगे आपसे मिलने जुलने के लिए, आपको उनके साथ समन्वय बना करके रखना पड़ेगा। बहुत सारे अभिभावक आएंगे आपके सामने, तो अभिभावकों के साथ कैसे बातें करनी है, किस तरह से उनको हैंडल करना है। बहुत तरह की समस्याओं को लेकर के आएंगे, ऐसे तो नहीं आएंगे खाली हाथ, बहुत तरह की समस्याओं को साथ लेकर के आएंगे, तो उनको कैसे हैंडल करना है, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक और चुनौती सबसे बड़ी होने वाली घर से दूरी की, क्योंकि अभी ये निश्चित नहीं है कि आपको कौन सा जिला मिलेगा। अभी तो केवल काउंसलिंग का डेट निर्धारित किया गया है, जहाँ पे ये लिखा गया है कि आप जिस जिले में पोस्टेड हैं वहीं पे आपको उसी जिले के अंदर जाना है अपनी काउंसलिंग के लिए। लेकिन आपकी नियुक्ति कहाँ पे होगी, इसके संबंध में अभी तक कोई स्पष्टीकरण विभाग के द्वारा नहीं दिया गया है। और मेधा सूची के अनुसार अगर आपको रैंडम कहीं भी भेज दिया जाए तो ये भी निश्चित नहीं है कि आपको किस जिले में भेज दिया जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि आपकी नियुक्ति घर से दूर के जिले में हो जाती है और वहाँ जा कर के एक नए सिरे से आपको पूरा, अगर आपकी फैमिली है तो पूरा सेटलमेंट आपको नए सिरे से करना पड़ेगा, तो एक नई चुनौती आपके लिए सामने तैयार होगी।
इसके बाद पदाधिकारियों के साथ समन्वय बनाना, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपके सामने जब आप विद्यालय का संचालन करना शुरू करेंगे तो विद्यालय के अनुश्रवण के लिए तमाम अधिकारी आते हैं। बीओ साहब आएंगे, आपके बीआरसी के अधिकारी आएंगे, बीपीएम का अभी हाल फिलहाल में बीपीएम की नियुक्ति हुई है तो वो लोग आएंगे, जिला से आपके पास आ सकते हैं, राज्य की टीम आ सकती है। तो इस तरह की तमाम चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा, उसके लिए आप तैयार रहेंगे। तो देखिए, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है, और किसी का ये होता है कि वो इन सारी चीज़ों को वो फेस कर सकते हैं और वो आसानी से इन सारे टॉपिक्स को मैनेज कर सकते हैं, तो उनके लिए प्रधान शिक्षक बनना बेहद अच्छा है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ऐसा है कि उनका पर्सनालिटी इसके अनुकूल नहीं है, ठीक है, तो आपको इस क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। इससे बेहतर आप विशिष्ट शिक्षक बने रहें, वहाँ पे आपको पेमेंट कम नहीं रहेगा, थोड़ा सा कम रहेगा अगर नए शिक्षक हैं, तो पुराने शिक्षक है तो ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना है, ध्यान में रखना है, और आपने अपने विवेक से फैसला करना है, किसी के कहने पे नहीं फैसला करना है। आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला लीजिएगा। अब एक और कुछ कमियों की बात करते हैं। जो प्रधान शिक्षक की नियमावली आई है उसके अंदर कुछ कमियां देखने को मिल रही हैं, और विभाग के द्वारा अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है उसके संबंध में। तो क्या क्या कमियां हैं, इसमें सबसे पहला तो वेतन संरचना के बारे में है, क्योंकि जब प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 जारी की गई, पुराने वाले नियमावली में ये लिखा हुआ 30,500 रुपये वेतनमान, लेकिन जो नई नियमावली है 2024 वाली, उसमें कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कि आपको कितना पे स्केल मिलेगा, ठीक है। उसमें लिखा गया है कि वित्त विभाग से परामर्श के बाद आपके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाएगा। तो इसके संबंध में देखिए अभी क्या होता है। दूसरा है प्रमोशन। अब प्रधान शिक्षक के पद पर जो नियुक्त होंगे 10 वर्ष 12 वर्ष की सेवा के बाद उनका प्रमोशन किस प्रकार से होगा, इसके संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है। तीसरा है विस्तृत नियमावली का अभाव है। अभी तो ये सिंपल सी नियमावली दी गई है एग्जाम को ध्यान में रख करके, लेकिन जब आप कार्य पद्धति के अकॉर्डिंग देखते हैं तो कार्य प्रणाली के ऊपर कोई नियमावली नहीं है। आपके क्या अधिकार होंगे, आपके कितने अवकाश होंगे, किस प्रकार से आपको अवकाशों का लाभ लेना है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। और इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि विस्तृत नियमावली का अभाव देखने को मिल रहा है। विभिन्न प्रकार के अधिकार, आपके अवकाश के नियम आदि अभी वर्णित नहीं है, कहीं भी लिखित रूप में नहीं है। तो मौखिक रूप से कोई कुछ भी कहे, जब तक लिखित दस्तावेज नहीं हो तब तक वो चीज़ें मान्य नहीं होती हैं। तो उम्मीद है कि नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ये विस्तृत नियमावली आ जाए प्रधान शिक्षक के लिए, और तब आप देख पाएंगे कि बहुत सारी चीज़ों को जो छोड़ा गया, जैसे कि आपके प्रमोशन से संबंधित है, पेंशन से संबंधित है, आपके अनुकंपा से संबंधित चीज़ें हैं, वो अभी कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। तो उसके संबंध में नए सिरे से एक विस्तृत नियमावली लाने की आवश्यकता है, जो हो सकता है कि नियुक्ति के बाद सरकार के द्वारा जारी किया जाए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको ये तय करना है खुद से अपने विवेक के आधार पे कि आपको प्रधान शिक्षक ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अब मैं अपने ओपिनियन को बताना चाहूँगा कि जो नियोजित शिक्षक पुराने वाले हैं, जिनका पे स्केल अभी जो है वर्तमान में प्रधान शिक्षक के पे स्केल से ज़्यादा हो चुका है, और जिन्होंने सक्षमता पास कर लिया, विशिष्ट शिक्षक बन गए, उनको ज़रूरत नहीं प्रधान शिक्षक में आने की। लेकिन जो नए वाले 2012-14 से लेकर के वर्तमान तक के जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं, उन्हें निश्चित रूप से ज्वाइन करना ही करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है, एक नया चैलेंज है, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। और आने वाले टाइम पे आप और नई ऊंचाइयों को छू सकेंगे, क्योंकि नई चुनौतियों को झेलने के बाद ही आपके अंदर और भी ज़्यादा क्वालिटी आती हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।